नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो आज आपका 18 अप्रैल को पेपर हुआ है। तो उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो बच्चे भी अपने आंसर्स को चेक कर सकें, ठीक है। तो ये जो पेपर हुआ था बेटा, ये आपका 2 घंटे का था और मैक्सिमम जो नंबर हैं इसमें 40 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सामान्य निर्देश दिए हुए हैं आप बच्चों को, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन जिनको कहा गया है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है। तो देखिए, हमारी राष्ट्रीय विधायिका जो है ये संसद कहलाती है, इसे हम संसद बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बोलें कि संसद के अंगों के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 79 में संसद के अंगों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे इसमें पूछा गया है, कहता है कि इसके 2 सदनों के नाम लिखिए। तो 2 सदन संसद के कौन से हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। तो अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है ये आर्टिकल 80 में आता है, संविधान के अनुच्छेद 80 में आता है। और अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 81 में आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल अथवा में पूछा गया है कि भारतीय संसद में किन सदनों को उच्च सदन और निचले सदन के नाम से जाना जाता है। तो उच्च सदन की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और अगर हम निचले सदन की बात करते हैं तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उच्च सदन राज्यसभा और निचला सदन लोकसभा, ठीक है, हम इनको ऐसे भी जान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में संसद का कोई एक कार्य लिखना है, ठीक है। संसद के कोई एक कार्य, जिसमें पूछा गया है कि संसद का कोई एक कार्य लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। तो देखिए, संसद का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कानून को बनाना, ठीक है। कानून को बनाने का कार्य किसका होता है, ये संसद का होता है। तो देश में जो भी कानून बनते हैं उनको बनाने का काम संसद करती है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा गया, कार्यपालिका क्या होती है। तो देखिए, कार्यपालिका जो है ये क्या है, ये संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनको देश में लागू करने का कार्य जो होता है कार्यपालिका का होता है, ठीक है। तो कार्यपालिका एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो काम है, ये जो भी देश में नियम और कानून संसद बनाती है, जो भी नियम और कानून विधायिका बनाती है, उसको लागू करने का काम जो है वो कार्यपालिका का होता है, ठीक है। और आप बच्चों को पता होगा कि कार्यपालिका भी 2 तरह की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में निषेधाधिकार पॉकेट वीटो क्या है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में है, तो इसके आंसर को देखते हैं बेटा। तो इसके आंसर पे चलते हैं। तो ये आपके सामने उत्तर नंबर 4 है, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित धन विधेयक को छोड़कर स्वीकृति देने में विलंबन कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को वापस लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति क्या होती है, राष्ट्रपति की इसे वीटो पावर बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति कई बार क्या होता है, कई बार जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, जो विधेयक होते हैं, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद। तो राष्ट्रपति कई बार उनको स्वीकृति देने से मना कर देता है, कहता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उनको वापस संसद में भेज देता है और वो संसद से दोबारा पास होकर उसी रूप में राष्ट्रपति के पास आते हैं, तो राष्ट्रपति को फिर उस पर साइन करने होंगे, वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है यूपीएससी और आईएएस का विस्तृत रूप लिखना है, ठीक है, हमें फुल फॉर्म लिखनी है। तो देखिए, यूपीएससी को अगर हम बोलते हैं हिंदी में तो इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। और अगर हम आईएएस को देखें तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संघ लोक सेवा आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तकें किसने लिखी है। तो देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और फ्रीडम फ्रॉम फियर ये लिखी है आंग सान सू की ने, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं आंग सान सू की, ठीक है। तो ये किताब फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में नारीवादी या नारीवाद क्या है, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं हम। तो आपके सामने है उत्तर नंबर 7, नारीवाद क्या है। तो इसको देखिए, इसमें बताया गया है नारीवाद राजनीतिक आंदोलन, विचारधारा और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक, पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। तो नारीवाद क्या है, ये एक विचारधारा होती है। ये क्या है, एक विचारधारा है जिसमें नारियों के उत्थान को, नारियों के अवसर की समानता जैसी जो बातें होती हैं वो इस विचारधारा में शामिल किया जाता है, ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाए और महिलाएं जो हैं वो अपना विकास कर सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का अर्थ जो है ये क्या है। तो ये है आपकी स्क्रीन पर उत्तर नंबर 8। इसमें क्या गया, प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का अर्थ है कि न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग प्रदान करना, ठीक है। कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। देश में न्याय सबके लिए बराबर है, ताकि, ठीक है, ताकि व्यक्ति अनुच्छेद 14 के अनुसार न्याय की समानता पा सके। तो देखिए हमारे देश में अनुच्छेद 14 जो है ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है कानून की समानता, कानून की समानता, ठीक है। कानून की समानता बोल सकते हैं या न्याय की समानता बोल सकते हैं, ठीक है। कि प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो कानून की नज़रों में समान है, उसे न्याय की समानता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है भारत में दिए गए मानचित्र में द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्यों को ABCD के साथ दिखाया गया, इन्हें पहचाना, नीचे दी तालिका में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं यार, ये हमें नक्शा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये वाला राज्य कौन सा है जहाँ द्विसदनीय विधानसभा है, ठीक है। तो ये हमारा C है और ये कौन सा हमारा UP है, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं कि UP एक ऐसा राज्य है जहाँ पर द्विसदनीय विधान जो है मंडल है, जिसमें एक विधान परिषद और दूसरी विधानसभा है। इसके बाद ये वाला राज्य हमारा कौन सा है, ये हमारा महाराष्ट्र है। ये वाला राज्य हमारा महाराष्ट्र है जहाँ पर द्विसदनीय विधान मंडल काम कर रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके बाद ये वाला जो राज्य है हमारा ये है कर्नाटका, ठीक है। और ये वाला जो राज्य है हमारा ये है आंध्र प्रदेश यानी AP, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल जो कायम है, तो भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा, इन चारों के अलावा जो 2 राज्य और हैं, वो एक है बिहार जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है और एक है हमारा तेलंगाना, ठीक है। तो कुल 6 ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको राज्यों के बारे में बता दिया है, तो आप इस तरीके से अपने नक्शे में उन जो तालिका है उसमें आप नक्शों इनको स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे ये UP हो गया है, ठीक है, B वाला महाराष्ट्र हो गया है, महाराष्ट्र, ठीक है, D वाला क्या हो गया कर्नाटका और A वाला हो गया आंध्र प्रदेश AP, ठीक है बच्चों। चलिए जी देखिए जैसे यहाँ पे भरा हुआ है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हमसे, कहा गया है एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। आप इस तर्क से सहमत है, अपना तर्क दीजिए, ठीक है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर है बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका उत्तर नंबर है 10, ठीक है। उत्तर नंबर 10 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा कि आर्थिक समानता के बारे में हमसे बताया गया है कि आर्थिक असमानता जो है वो कैसी होती है
और हम इसे किस तरीके से कम कर सकते हैं, या किस तरीके से जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का संक्षेप में जो वर्णन करना है, या उसको बोल सकते हैं हमें उसे संक्षेप में समझाना है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो ये आपकी स्क्रीन पर है उत्तर नंबर 11, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सिद्धांत है ये जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। ठीक है, जॉन रॉल्स का सिद्धांत जो उन्होंने न्याय पर दिया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये उत्तर नंबर है 11। ठीक है, तो आप अपना आंसर इसको पढ़कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे मिलते जुलते आंसर लिखा है तो आपको पेपर में नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे सर्वोच्च न्यायालय के अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, और एक अथवा में पूछा गया है हमसे कहता है न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका उत्तर नंबर 12 है, जिसमें पहला अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसमें क्या किया जा सकता है, अपील करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें कानून यह संविधान की व्याख्या करने जैसा कोई भी गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले निश्चित अदालत में किसी को फांसी की सज़ा दे दें तो उसकी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। किसी एक मुद्दे में उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है कि वह किसी मुकदमे में की गई अपील पर विचार करने के लिए स्वीकार कर ले। अपीलीय क्षेत्राधिकारी का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। ठीक है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो न्यायपालिका के पास है। ठीक है, इसके बाद अगला है कौन सा, सलाहकारी या सलाह क्षेत्राधिकार का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श संबंधी अधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या प्रावधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो एक आर्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 143। इस अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो सलाह ले सकता है। ठीक है, किसी विषय पर। और लेकिन एक इसके पीछे कारण ये हो सकता है, ये भी बोला सकता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के सलाह क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये दो क्षेत्राधिकार हैं जो हमसे प्रश्न नंबर 12 में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न में अथवा में इसमें बताया गया है, अथवा में पूछा गया हमसे न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसकी संरचना को देखें, इसके चित्र को देखते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है उत्तर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ये क्या है, ये अगर इस तरीके से अगर ट्राइंगल है ये, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया यहाँ पर सबसे टॉप पर। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उच्च न्यायालय हो गया। इधर क्या है, इधर जिला अदालत हो गया। और ये क्या है लास्ट में, ये अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं इन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। जैसे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक बात इसमें यहाँ बताई गई है, इसके फैसले सभी अदालत को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ठीक है, इस तरीके से उच्च न्यायालय में क्या बोला है, इसमें बताया गया निचली अदालतों के फैसलों पर भी अपील करने की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने की रिट जारी करता है। ठीक है, जो ये उच्च न्यायालय है इसके पास रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। राज्य क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षक और नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद जिला अदालत है। जिला अदालत जिले में दर्ज मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करते हैं। तो इस तरीके से 4 जो है न्यायालय है हमारे देश में। ठीक है, जो
काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा एक अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हमें अथवा दिया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपके विचार में इस स्वतंत्रता पर में समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो देखिए इनके उत्तर, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए उत्तर नंबर 13 में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पॉइंटों में मैंने इनके उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता एक नियंत्रित स्वतंत्रता है। आगे नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव और उचित बंधनों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न जो है लिख सकते हैं और अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमसे बात की गई है अभिव्यक्ति की, तो अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करता है कि अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता या फिर अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखना। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगता है, हम अगर पूछें कि प्रतिबंध तभी लगता है जब देश में जब अभिव्यक्त करने की कोई बात होती है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए, जब उसका इस्तेमाल भीड़ को भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से जो है कई बार माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है, जिससे कि कोई व्यक्ति की भड़काऊ भाषण किसी दूसरी जनता को या किसी दूसरे लोगों को, किसी दूसरे समुदाय को ना दे सके, और देश में जो सामान्य माहौल है, जो एक तो अखंडता का माहौल है, वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बिल्कुल सही बात है कि अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बातों को रखना। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आती है? ये इसी में आती है, स्वतंत्रता के अधिकार में आती है कि हम लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी है। ठीक है, और आर्टिकल 19 जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। ठीक है, लेकिन जब कभी देश में अराजकता का माहौल होता है या ऐसा लगता है कि देश में माहौल ख़राब हो रहा है, कोई एक व्यक्ति जो है भीड़ को भड़का सकते हैं, तो इस तरीके की अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है रोक लिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि देश का माहौल सामान्य हो सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, आप बच्चे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप अपने उत्तर को। तो इससे अगर रिलेटेड आपने कुछ बातें इसमें लिखी हैं तो आपको इस प्रश्न के नंबर जो है, उत्तर के नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 13 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए आज वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में बताइए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।